सो कंटिन्यू करते हैं हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज, और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिक्रूटमेंट एंड इट इज सोर्सेज। ठीक है, आपने सुना होगा रिक्रूटमेंट के बारे में, आपने टर्म सुनी होगी। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। ये प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में एक फंक्शन है। जो रिक्रूटमेंट है ना, इसका मतलब होता है कि हमारा कोई बिजनेस है, इसमें कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई, कोई किसी बंदे का रिटायरमेंट आ गया या किसी बंदे की डेथ हो गई, ठीक है, या हमने अपने बिजनेस में एक नई ब्रांच एस्टैब्लिश करी, तो वहाँ पर कुछ वैकेंसीज है हमारे पास, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हम वहाँ नया स्टाफ हायर करें। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है आपके बिजनेस में जो वैकेंसीज है, जब आप उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट मीन्स पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इन द बिजनेस। और उससे क्या होता है काम, जब आप इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज करते हो ना, तो जो लोग जिन्होंने जो आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि अगर मैं जॉब के लिए देख रहा हूँ, इफ़ आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब, तो मैं क्या करूँ काम, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ और अपने लिए लाइवलीहुड अर्न कर सकूँ। ठीक है, उसमें दोनों का फ़ायदा होता है। जो बंदा जॉब सीकर होता है उसको जॉब मिलेगी, और दूसरा जो बिजनेस है वो विल वेल डिजर्व कैंडिडेट्स को जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उससे बिजनेस का भी फायदा है। ठीक है, सो अगर हम रिक्रूटमेंट की पहली डेफिनेशन देखें ना, मैं लिखूंगा रिक्रूटमेंट मींस पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन about job vacancies in the organization. ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू क्या करते हो, हमारे बिजनेस में जो वैकेंसीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप पब्लिसाइज करते हो, यानी पब्लिक डोमेन में डालते हो, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते, ताकि जो रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है जो इस जॉब के लिए सूटेबल है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करे। ठीक है, इसमें क्या करता है बिजनेस, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है ना, यानी जो फ्यूचर में इनके एम्प्लॉयज बन सकते हैं, उनके लिए सर्च कर सकते। तो आई कैन से आल्सो से दैट इट मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ searching for prospective candidates and encouraging them to apply for the available vacancies. इसमें क्या करता है बिजनेस काम, ये सर्च करता है जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होंगे इसमें फ्यूचर में, उनके लिए सर्च करता है। और जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, तो जो बंदा इसके लिए एलिजिबल ऑटोमेटिकली एनकरेज हो जाता है कि मैं इसके लिए अप्लाई करूं, ताकि उसको एक अच्छी खासी जॉब मिल सके, वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। ठीक है, और जो रिक्रूटमेंट है ना, पॉइंट नंबर 3, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। व्हाट डज दैट मीन कि रिक्रूटमेंट बिजनेस ने आज की, उसके कुछ टाइम बाद बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज थे जो रिटायर हो गए, किसी की डेथ हो गई या किसी ने छोड़ दिया, वो उसने किसी और बिजनेस को ज्वाइन करा, तो रिक्रूटमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, इस साल होगी, हो सकता है 1-2 साल बाद, फिर ऐसा नहीं कि बिजनेस ने एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश करा इसके बाद रिक्रूटमेंट, इसके बाद कभी रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट से क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है ना, सो इट ब्रिंग्स टुगेदर द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर। आपने पब्लिक डोमेन में दे दिया कि हमारे बिजनेस में इतनी सारी वैकेंसीज है, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है वो अपने रिज्यूमे हमें सेंड कर सकते हैं थ्रू मेल और बाय पोस्ट, जैसे भी आप रखें। तो उससे क्या होता है, जो बंदा जॉब सीकर होता है और जॉब गिवर होता है ना, उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है। सो आई कैन से दैट रिक्रूटमेंट ब्रिंग्स टुगेदर जॉब सीकर एंड जॉब गिवर। जॉब सीकर मीन्स एम्प्लॉय और एप्लीकेंट, और जॉब गिवर हम बोलेंगे एम्प्लॉयर या बिजनेस।
क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक क्लियर है, इससे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? और उससे क्या होता है काम, रिक्रूटमेंट से हमें एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल सकता है, वी कैन से दैट वी गेट ए पूल ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें फिर हम बेस्ट सूटेबल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है द मेन एम ऑफ स्टाफिंग इज टू फिट इंडिविजुअल्स एंड जॉब्स, दैट इज राइट मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक बिजनेस में एक वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी, और उसके लिए एक ही बंदा अप्लाई करेगा, हमें इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे इसके कुछ क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स ये फुलफिल भी ना करता हो। लेकिन जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम पब्लिसाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में डालते हैं। इससे क्या होता है काम, जब पब्लिक डोमेन में डाला जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, देन द बिजनेस सेलेक्ट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट का एक फायदा यह है, इट मेक्स अवेलेबल a pool of candidates, और फिर by through the process of selection business select the most suitable candidate। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अगर मैं देखूं, एक और पॉइंट है, कभी ऑब्जेक्टिव आता है, रिक्रूटमेंट is a positive activity। रिक्रूटमेंट जो है ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, वेयर एज सिलेक्शन जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो एक नेगेटिव एक्टिविटी। अब ये पॉजिटिव एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ये एनकरेज करता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, जॉब्स के लिए। दे थिंक दैट दे डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड कि अगर हम सूटेबल है इस जॉब के लिए तो हम क्या करें, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, बिजनेस का भी बेनिफिट है, बिजनेस को एक अच्छा कैंडिडेट मिल रहा है लेकिन उनका भी बेनिफिट है। सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी, व्हाई, बिकॉज इट एनकरेजेस द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या क्या है। कि हमने तो देखा कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना और बिजनेस के लिए एक सफिशिएंटली लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स को अवेलेबल रखना, और फिर बिजनेस उसमें से क्या करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिजनेस सिलेक्ट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। अब देखते हैं इसके सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या क्या है। सो अगर मैं देखूं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें हमारे पास पहले मेनली ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो हमारे पास दो सोर्सेज है। पहला है एक्सटर्नल सोर्सेज, दूसरा है इंटरनल सोर्सेज। यानी रिक्रूटमेंट हम कहां कहां से कर सकते हैं, एक हो गया इंटरनल सोर्सेज, दूसरा हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल सोर्सेज की बात करेंगे हम। ठीक है, सो इंटरनल सोर्सेज हो गया व्हेन द एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड विद इन द बिजनेस, या हम बोलेंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो हमारे पास है, जब हम उनमें से रिक्रूटमेंट करें ना तो उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और यहाँ पर दूसरा एक्सटर्नल सोर्स हो गया जब हम बिजनेस के आउटसाइड जो बाकी है वहां से रिक्रूटमेंट करें। अब आप बोलेंगे सर अगर हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको आपने क्या करा काम, उसी को हायर करना है, तो ये रिक्रूटमेंट कहां से हुई। देखिए हमारे पास एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, इंटरनल की बात कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास है एज असिस्टेंट मैनेजर। हमने क्या करा काम, ये हमारे पास काम कर रहा है ना, और हमारे पास एक वैकेंसी निकली मैनेजर की, तो हमने इसका प्रमोशन कर दिया क्योंकि ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहा था, तो हमने ए का प्रमोशन कर दिया, असिस्टेंट मैनेजर था, हमने इसको मैनेजर बना दिया। क्या ए हमने बिजनेस में काम कर रहा है, हाँ ये बिजनेस में काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है बिजनेस का, हमने इसको ये पोजीशन दे दी मैनेजर की। हाँ असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंट हो गई, हमें इसके साथ कंसर्न नहीं है, हम मैनेजर की बात कर, मैनेजर की पोजीशन ऑक्यूपाई हो, किसने ऑक्यूपाई करी, ए की। ए कौन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया जब हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यानी विद इन द बिजनेस जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे ना, उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और यही रिक्रूटमेंट अगर हम बिजनेस के बाहर से करें, यानी नए बंदों को लाए जो बिजनेस के बाहर, जो बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं किया है, जब हम उनको लाएंगे, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिफाइन करते हैं। सो हमें क्लियर हो गया दैट इंटरनल सोर्स मींस व्हेन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर सिलेक्टेड और द रिक्रूटमेंट इज डन विद इन द बिजनेस, उसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं जो इंटरनल है ना हमारे पास इंटरनल सोर्सेज, इसमें क्या क्या आता है। पहला इसमें आएगा प्रमोशन, दूसरा आएगा ट्रांसफर,
एंड द थर्ड वन इज रीएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया आपको? सो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज में यही 3 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज प्रमोशन, सेकेंड इज ट्रांसफर एंड थर्ड इज रीएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीनों इंटरनल सोर्स है। अगर मैं पहला डिफाइन करूं प्रमोशन की बात, प्रमोशन पहले क्या होता है? प्रमोशन मींस आपको एक लेवल से उठा के उसकी हायर लेवल पे बिठाया जाता है। बात आपको समझ आई? जैसे असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बना दिया, ठीक है, एक सिंपल मैनेजर को एरिया मैनेजर बना दिया या डिवीजन मैनेजर बना दिया। बात आपको समझ आई? सो प्रमोशन मींस ऑफरिंग ए पोजीशन हायर इन ग्रेड, सैलरी, स्टेटस टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। कि एक बंदा कहीं पे काम करे, उसको उससे हायर लेवल पे ले जाना, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, इससे स्टेटस भी बढ़ेगा और उसकी पोजीशन भी बढ़ेगी। क्लियर हो गया? वो हो गया प्रमोशन। ठीक है, अब जो ये प्रमोशन है ना, प्रमोशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्रमोशन किस बेसिस पे होता है? इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑल द प्रमोशन के लिए स्ट्रक्चर भी होता है कि कुछ टाइम के बाद प्रमोशन होगा। बहुत सारे बिजनेसेस में, एवं गवर्नमेंट सेक्टर में भी वही फॉलो किया जाता है। बट अगर हम प्राइवेट बिजनेस की बात करें, एक बंदे को अगर 2 साल के बाद प्रमोशन होगा ना, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका प्रमोशन 1 साल के बाद भी हो सकता है। बात आपको समझ आई? अब हमने देखा कि प्रमोशन का मतलब हो गया आपको एक हायर लेवल मिल जाती है, हायर पोजीशन मिल जाती है। दूसरा हमने देखा इसमें कि इसमें जो आपकी सैलरी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो सैलरी में इंक्रीज आएगा, आपके स्टेटस में इंक्रीज आ जाएगा। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये मैंने बोला कि प्रमोशन जो है वो किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ गुड परफॉर्मेंस। कि जहां पर अभी आप काम कर रहे हो वहां पर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, आपका प्रमोशन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रमोशन जो है ना, ये बिजनेस के लिए भी अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि अगर मैं किसी नए बंदे को थ्रू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हायर कर रहा हूं, पहले मुझे उसको बिजनेस के साथ एक्विवेंट करना है। उसकी ओरिएंटेशन होगी, इंडक्शन जिसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन, वो होगा। फिर उसको फैमिलराइज होना पड़ेगा अपने पूरे जहां पर वो काम करेगा वर्किंग एनवायरनमेंट से। लेकिन जो प्रमोशन है, इस बंदे में को क्या हो रहा है, जो ये काम कर रहा है उसको हमने एक हायर लेवल दे दी। सो यहाँ पर इसको फैमिलराइज करने की जरूरत है नहीं। सो प्रमोशन में मैं बोलूंगा दैट प्रमोशन इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस बिकॉज द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बिजनेस, और हमें उसको कुछ भी समझाने की जरूरत है नहीं। बात आपको क्लियर हो गया? सो इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर बिजनेस। अब क्यों है वो आपने समझा, बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। क्लियर हो गया आपको? यहां तक क्लियर है? इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम करेंगे बात ट्रांसफर की। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं, ट्रांसफर का मतलब होता है एक एम्प्लॉय है। ठीक है, आपको पहले क्लियर होना चाहिए प्रमोशन और ट्रांसफर में क्या वेरिएशन है। ट्रांसफर मींस एक एम्प्लॉय है, ये जिस लेवल पे काम कर रहा है, जिस स्टेटस, जिस सैलरी पे काम कर रहा है, इसको इसी सैलरी पे रख के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना। क्लियर हो गया आपको? सो ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग द एम्प्लॉय, शिफ्टिंग द एम्प्लॉय फ्रॉम one place to another। ठीक है, लेकिन इसकी सैलरी सेम रहेगी, सैलरी सेम रहेगी, स्टेटस भी इसका सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया आपको? तो प्रमोशन मैंने बोला था जब हायर लेवल मिलेगा। जो हमारे पास होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर में एक बंदे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, उसका ना सैलरी बढ़ती है, ना स्टेटस बढ़ता है, ना और कोई चीज बढ़। अब ट्रांसफर जो है ना, ट्रांसफर हम यूजुअली इसलिए करते हैं कि एक बिजनेस के मान लीजिए 2 ब्रांच है, ब्रांच ए, ब्रांच बी। ब्रांच ए में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है, एक्सेस एम्प्लॉयज है, ठीक है, लेकिन जो ब्रांच बी है वहां पर शॉर्टेज है एम्प्लॉयज की, तो हम ब्रांच ए से उठा के एम्प्लॉयज कहां शिफ्ट करेंगे? ब्रांच बी में। ये ट्रांसफर की एक टाइप हो। दूसरी ट्रांसफर की टाइप ये भी हो सकती है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, जहां पर ये ऑलरेडी काम कर रहा था, इसने वहां का आउटपुट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करा, हम इसको उठा के उस ब्रांच में शिफ्ट करते हैं या उस सेक्शन में शिफ्ट करते हैं जिसका आउटपुट हमें लग रहा है कि ठीक नहीं है, बहुत ही कम है, हमारे स्टैंडर्ड को अचीव नहीं, ताकि वो जो सेक्शन है या वो जो डिपार्टमेंट है या वो जो ब्रांच है उसका आउटपुट क्या हो जाए? इंक्रीज। क्लियर हो गया आपको यहां पर दूसरा पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 अबाउट इंटरनल सोर्सेज रीएम्प्लॉयमेंट। हमें नाम से ही पता चलता है रीएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट हो गया, किसी को जॉब दे देना। रीएम्प्लॉयमेंट हो गया जो बंदा ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहा था, इसको फिर से बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट दे देना, दैट्स कॉल्ड रीएम्प्लॉयमेंट।
अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा एक वर्कर था मिस्टर ए, इसने ये हमारे पास काम कर रहा था और ड्यू टू सम इलनेस इसको जॉब छोड़नी पड़ी, और इस बंदे को क्योंकि इसको आप हॉस्पिटलाइज किया गया था या अपना इलाज करवाने के लिए स्टेट या कंट्री से बाहर चला गया था, ठीक है। सो अभी इसने जॉब छोड़ दी, इसने रिजाइन कर दिया, लेकिन आफ्टर ये जब ये ठीक हो गया, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जब ये ठीक हो गया, बिजनेस को पता चला कि हाँ ये बंदा ठीक हो गया है, जब ये बिजनेस के साथ काम कर रहा था, इसकी तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी, तो बिजनेस को ऑफर करता है कि आप हमारे बिजनेस को फिर से ज्वाइन करें, दैट्स कॉल्ड री एम्प्लॉयमेंट। सो वी आई कैन से दैट द फॉर्मर एम्प्लॉयज व्हेन दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द बिजनेस एंड दे वर्क इन द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हेन ए फॉर्मर एम्प्लॉय joins the business again, it's called re-employment। कि ये बंदा क्या कर रहा है, ऑलरेडी काम कर रहा था, ड्यू टू सम इलनेस और फैमिली इश्यूज और एनी अदर थिंग इसने जॉब छोड़ दी थी, लेकिन अब ये फिर से हमारे बिजनेस में आके काम करेगा, हमने इसको ऑफर करा, इसने ज्वाइन कर लिया, दैट्स कॉल्ड री एम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ पर देखो री एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्टिंग है, फॉर्मर हो गया ना एग्जिस्टिंग, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉय। यहां पर भी हमने एक बंदे को दूसरे का शिफ्ट करा, मतलब ये काम कर रहा था बिजनेस में, यहां पर हमने एक बंदे को उठा के इससे हायर लेवल पे ले लिया, तो तीनों जगह हमने बाहर से कुछ भी नया रिक्रूट नहीं करा, कोई भी स्टाफ, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तीन है इसमें, प्रमोशन, ट्रांसफर, री एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं ना, एक्सटर्नल हो गया जब हम बिजनेस के बाहर से हायर, अब बिजनेस के बाहर इसलिए हायर करते हैं ताकि हम न्यू ब्लड लाए बिजनेस में, जब न्यू ब्लड आएगा तो वो नए नए बिजनेस आइडियाज हमें देगा जिससे बिजनेस और ग्रो कर सकता है। बात आपको समझ आई। अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करूं ना, एक्सटर्नल सोर्स इसलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उससे न्यू ब्लड आता है बिजनेस में, जो इनके न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स होते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला इसमें अगर मैं देखूं दैट इज एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट मींस वही जो हमने पढ़ा था ना, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पब्लिसाइज करना इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट मींस पब्लिसाइजिंग द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और सबसे ज्यादा बिजनेसेस जो एक्सटर्नल सोर्सेज में अडॉप्ट करते हैं ना, वो करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट। बात आपको समझ आई क्यों? क्योंकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके ये इंफॉर्मेशन बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तक पहुंचती है, ठीक है। सो पहला हो गया व्हेन द बिजनेस गिव्स एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया to inform public about the job vacancies in the business, that is called advertisements। बात आपको समझ आई। आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया पे एड्स होते हैं या न्यूज़पेपर्स पे ऐड होते हैं या टीवी चैनल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर एड्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या हो गया? मान लीजिए ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जहां पर क्या करते हैं, जो जॉब सीकर होता है, एप्लीकेंट जो जॉब के लिए देख रहा है, वो अपना रिज्यूमे ले जाता है, अपनी पूरी डिटेल इनको दे देता है, ठीक है। इनके पास अब ये क्या करते हैं, ये इस डिटेल को अपने पास सेव कर लेते हैं इन एनी फॉर्म, वेदर प्रिंटेड और ऐसे रखेंगे, अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। उसके बाद जो बिजनेस होते हैं ना, जिनको रिक्रूटमेंट करनी है, लेकिन उनके पास या तो इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो सेपरेटली रिक्रूटमेंट कर सके, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिक्रूटमेंट कर सके, इनको अर्जेंट बेसिस पे एम्प्लॉय चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो बिजनेसेस काम जैसा उनको बंदा चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वो डिटेल्स उठा के इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाते हैं, और इनके पास जो ऑलरेडी जॉब सीकर्स यानी एप्लीकेंट्स का डेटा था, ये उसकी स्क्रूटनी करके वहां पर जो बेस्ट सूटेबल्स है ना, उनको उठा के इस बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं। फिर बिजनेस एक छोटा मोटा इंटरव्यू यूजुअली कंडक्ट करके उनको सिलेक्ट कर लेता है। बात आपको समझ आई? फिर से समझिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन होता है जो एप्लीकेंट्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है रिगार्डिंग देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड वेरियस अदर एप्टीट्यूड्स,
उसके बाद जो बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अप्रोच करते हैं कि हमें रिक्रूटमेंट आप ही के थ्रू करनी है, वो इनको डिटेल देते हैं कि हमें कितने बंदे चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। इनके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है ना, ये उस डेटा को स्क्रूटनाइज करके देखते हैं कि इनमें से कौन से बेस्ट फिट्स है और वो बिजनेस को देते हैं। अब अगर बिजनेस को 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, उनको 20 का लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। फिर उन 20 का एक छोटा मोटा इंटरव्यू हो जाता है और प्रोसेस विद इन ए डे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर यही बिजनेस अब बहुत बड़ा कोई बिजनेस इसने एडवर्टीजमेंट कर दी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा पूल ऑफ कैंडिडेट्स आ जाए, फिर उनको स्क्रूटनाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको। पॉइंट नंबर 3 इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या इसका एक और नाम है दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है काम, देखिए जो एजुकेशन इंडस्ट्री जैसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है, बिजनेसेस क्या करते हैं काम, ये इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज को विजिट करते हैं और पर्टिकुलरली जो लोग वहां पर अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए तैयार होते हैं, मतलब जो फाइनल सेमेस्टर्स में होते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। और जैसे ही फिर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, जिन बंदों को इस बिजनेस ने सिलेक्ट करा, जैसे वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उनकी यहाँ पर जॉब लग जाती है। यहाँ लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या इसको बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। बिजनेस जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी इन कैंपसेस को विजिट करता है, वहां पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना रिगार्डिंग द स्टाफ, वो डिटेल साथ ले जाता है। फिर वहां पर बेस्ट सूटेबल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू करता है। और यूजुअली जो इंटरव्यू है ना उन कैंडिडेट्स का होता है जिनका फाइनल सेमेस्टर होता है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू करेंगे जो भी डिग्री के पहले साल में है, आपको 3 साल वेट करना पड़ जब तक वो डिग्री कंप्लीट करेगा। तो ये इंटरव्यू उन बंदों का होता है जो फाइनल सेमेस्टर्स में होते हैं। फिर जैसे ही वो अपने फाइनल सेमेस्टर्स कंप्लीट करते हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गए, जैसे ही वो फाइनल सेमेस्टर्स कंप्लीट करेंगे, उनकी डिग्री आ गई, वो ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है। इससे क्या होता है काम, जब ये कैंपस, इसका क्या बेनिफिट है बिजनेस को, बिजनेस जो है ना वो कैंपस विजिट करके वहां पर जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो आप नॉलेज में अच्छे खासे हो, जिनका अब मैं बोलूंगा कि एकेडमिक मेरिट अच्छा हो, ये उन बंदों को सिलेक्ट कर लेता है। बात आपको समझ आई। और फॉर एग्जांपल इससे ये भी चीज होती है कि टाइम बच जाता है। अगर किसी बिजनेस को कुछ इंजीनियर्स चाहिए जो रिक्रूट करने हैं, ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज विजिट करेगा, वहां से उन इंजीनियर्स को सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अगर मैं देखूं पॉइंट नंबर 4, दैट इज मैं कहूंगा अभी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ठीक है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन। जैसे आपका सोशल मीडिया है, वहां पर कोई ऐड आता है कि हमें ये लोग चाहिए, जो कैंडिडेट्स है वो रिज्यूमे डाल सकते हैं, तो आपने ऑनलाइन बाय द यूज ऑफ नेट क्या कर ली, रिक्रूटमेंट कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया आपको। एंड द लास्ट पॉइंट इज कैजुअल कॉलर्स। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं काम, अगर उनको बहुत ज़्यादा नीड होती है ना जॉब की, दे यूजुअली विजिट द बिजनेसेस, ठीक है। उनके पास चले जाते हैं कि सर हमने ये डिग्री करी है, ठीक है, हम अगर आपके पास कोई जॉब वैकेंसी होगी तो आप हमें बता सकते हैं। और यूजुअली ये क्या करते हैं काम, अपना एक रिज्यूमे साथ ले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। फिर ये इनको बोलते हैं कि जब आपको वैकेंसी निकलेगी आप हमें इन्फॉर्म करेगा। तो ये बिजनेसेस क्या करते हैं, जो कैजुअल कॉलर्स होते हैं, इनकी एक फाइल बना देते हैं, इनका डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कल को क्या होगा काम, अगर इनके पास कोई वैकेंसी निकलती है, ये इन कैजुअल कॉलर्स के डेटा को स्क्रूटनाइज करके देखते हैं कि इनमें से कोई बंदा फिट तो नहीं आ रहा। अगर फिट आ रहा है क्योंकि उसने अपने रिज्यूमे में अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होंगे, फिर उसको कॉन्टैक्ट करके बोलते हैं आप भी इस प्रोसेस में खुद को अवेलेबल रख सकते हैं, इंटरव्यू देना होगा या क्या देना होगा, कैसे सिलेक्शन होगी वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 5 है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज एडवर्टीजमेंट, द सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, थर्ड इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कैंपस रिक्रूटमेंट, उसके बाद है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एंड कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग टाइप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कभी आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।